जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक जो है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। अब सबसे पहले बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसा कि नाम से भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ये डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए। वो प्रिंसिपल्स हैं, एक तरह के डायरेक्शंस हैं कि जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब वो लॉ बनाएगी तो वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या प्रिंसिपल जिनको वो फॉलो करेगी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब ये कहां से आए हमारे पास? हमें पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। 1935 का एक्ट उठाया हमने और उसमें दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके कुछ अच्छे आइडियाज हमने बोरो कर लिए। तो ये जो आइडिया था ये हमने बोरो किया आयरलैंड से। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं तो ये एक मिक्सचर है जिसमें लिबरलिज्म, वेस्टर्निज्म, सोशलिज्म, ये आइडिया सारे डाल के एक अलग प्रिंसिपल्स तैयार किए गए। बट एक चीज उन्होंने की कि ये जो आइडियाज हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, इनको फंडामेंटल राइट में नहीं डाला गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंपलसरी हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए इंप्लीमेंट करके। अगर वो नहीं मिलते हमें तो हम उनको एनफोर्स करा सकते हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा नहीं है। तो ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब हम शुरू करते हैं 36 आर्टिकल से, जो 51 तक हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आर्टिकल 36 है, ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन वही करता है जो आर्टिकल 12 डिफाइन कर रहा था। मीन्स ये स्टेट की डेफिनेशन देता है। ये कहता है कि व्हाट इज द स्टेट, क्योंकि ये किस चीज के लिए है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन किसको है? स्टेट को है, ना कि एक इंडिविजुअल को, ना कि किसी एक इंडियन सिटीजन को। अब स्टेट क्या है? जो आर्टिकल 12 में था। आर्टिकल 12 याद कीजिए, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है? एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। उसके बाद हमारे लोकल गवर्नमेंट्स एंड अदर अथॉरिटीज। लोकल गवर्नमेंट में हम इंक्लूड करते हैं पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ऐसे जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, एंड अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में हमने आर्टिकल 12 में बात की थी, वो अथॉरिटीज जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर विच आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है, डायरेक्टली दे इनडायरेक्टली दे वो अलग बात है। तो वो हम उनको स्टेट में लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं स्टेट की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, वो एक स्टेट है, क्योंकि कंट्रोल किसके है उस पर? गवर्नमेंट का, फंडिंग भी होती है, तो वो स्टेट है। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस स्टेट है, ये सारी स्टेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 बेसिकली नेचर बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। ये कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट जस्टिसिएबल, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। रीजन कि अगर इसका डिफरेंस देखें थोड़ा सा तो यहां से क्लियर होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर जस्टिसिएबल, मीन्स हम उनको एनफोर्स करा सकते हैं। अगर हमें फंडामेंटल्स नहीं मिल रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उनके लिए। वो आर्टिकल 32 में था। 32 क्या कहता है कि अगर आपको आपके राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है कि आप उनको लें। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के केस में ऐसा नहीं है, और आर्टिकल 37 यही कहता है कि दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नर ऑफ कंट्री, इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। वो कैसे कि जो कंट्री को चलाना है तो बेसिक आइडियाज कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। वो इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के लिए। तो ये नेचर की बात करें, और ये क्या हमने इंप्लीमेंट किए कभी? तो आगे हम देखते हैं कि 38 से लेके 51 तक वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं और उनमें से कितनी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट भी की हैं कि नहीं किया। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 38, ये क्या कहता है? ये कहता है स्टेट को इंस्ट्रक्शन किस चीज की? टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि इस तरह का ऑर्डर बनाना है सोसाइटी में ताकि लोगों का वेलफेयर बढ़े। वो उसके लिए ये क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्लॉजेज में दे दिए 1 by 1 कि द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। कैसे?
कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इस तरह का इक्वलिटी, इस तरह की सोसाइटी उनको, जहां उनमें जस्टिस उनको बराबर की मिले, सोशल इक्वलिटी मिले, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी मिले। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही है कि स्टेट ऐसा देखे कि इनकम में भी मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज ना आए, इनकम में भी इक्वलिटीज हो, इनइक्वलिटीज ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने किया कुछ? अगर हम देखें तो लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए थे। उसके बाद आर्टिकल 19 क्या कहता है कि ये भी इंस्ट्रक्शंस होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन सी? ये कहता है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स इस पॉलिसी, कि जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए पर्टिकुलर किस चीज को फोकस करते हुए बनाए। सबसे पहला एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि हर सिटीजन को, चाहे वो मैन है या वुमन है, उसको बराबर राइट ऑफ लाइवलीहुड, जीविका कमाने का, पैसा कमाने का उसको राइट मिले कि वो कमा सके। इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह की सोसाइटी बनाई जाए कि जहाँ पे सभी लोग अपना जीविका चला सके, अपनी लाइवलीहुड कमा सकें। उसके बाद कि ऑनरशिप और कंट्रोल इस तरह का होना चाहिए कम्युनिटी में कि वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। सेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी न रहे। उस जगह सोसाइटी में इनइक्वलिटीज, जो कि हम पहली बात कर रहे हैं कि इनइक्वलिटीज रिमूव करनी है गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, लैंड रिफॉर्म्स किए थे गवर्नमेंट ने। अगर आपको याद हो थोड़ा सा कि पुराना आज़ादी के बाद जब आज़ाद हुआ था इंडिया, तो जमींदारी सिस्टम हुआ, अगर जमींदार हुआ करते बड़े बड़े, जिनके पास 10 एकड़, किसी के पास 50 एकड़, 100 एकड़, इतनी जमीनें हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट, और कुछ लोग ऐसे थे जो लैंडलेस थे, वो लेबरर्स थे, वो एक मजदूर की तरह उनके पास काम किया करते थे। तो गवर्नमेंट ने इस इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए थे सोसाइटी में, लैंड रिफॉर्म्स। उनमें क्या था कि जो जमीनें जिसके पास ज्यादा हैं उससे वो ले ली जाएं, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको वो दे दी जाएं। और अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट थे जमींदारी सिस्टम, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो ये क्या था कि गवर्नमेंट ने वो लॉ बनाया किसके अंडर? इसकी इंस्ट्रक्शन के अंडर, क्योंकि आर्टिकल 39 जो इंस्ट्रक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को कैसे लॉ बनाए जाएं। उसके बाद ये वही बात कर रहे हैं हम कि नेक्स्ट इसका क्लॉज कहता है देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, कि ऐसे लॉ बनने चाहिए कि जहां पे मेल और फीमेल दोनों के राइट्स बराबर हो, जहां पे दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। अदरवाइज जनरली देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं उनको जनरली कम सैलरी दी जाती है, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो बराबर है। तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके रिगार्डिंग लॉ बनाती है कि, और गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, ताकि जो उनको राइट्स हैं वो बराबर मिल सकें। उसके अलावा ये आर्टिकल और क्या कहता है? ये कहता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, men and women, and tenderage of children not to be abused, and citizens are not forced by economic necessity। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ है वर्कर्स की, या जो दूसरे लोग हैं, चाहे औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी हेल्थ खराब ना हो। स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, जैसे कि लाइक हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो वर्किंग कंडीशन जो पहले हुआ करती थी बहुत खराब हुआ करती थी। जो माइंस में लोग काम करते थे, जो वर्कर्स काम करते थे, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और जो उनकी सैलरी भी बहुत कम हुआ करती। तो गवर्नमेंट ने ये चीज यहाँ पे लगाई, ये इंस्ट्रक्शन दी कि ऐसे लॉ बनाए जाएं ताकि उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ वो खराब ना हो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उसके बाद ये आर्टिकल और क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को? ये कहता है चिल्ड्रन गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर, कि बच्चों को वो एनवायरनमेंट मिले जिसमें, और वो कंडीशंस मिले जिसमें वो एक खुल के जिंदगी गुजार सकें, खुल के वो जी सकें, खुल के बड़े हो सकें। उसके बाद आर्टिकल 39A, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में नहीं था, बट 42nd अमेंडमेंट से ये 3 आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए थे, आर्टिकल 39A, 43A एंड 48A। आर्टिकल 39A क्या कहता है कि कुछ लोग हैं जो पुअर होते हैं, और वो अगर किसी केसेस में इन्वॉल्व है, लिटिगेशन में इन्वॉल्व है, तो वो अपना खर्चा नहीं उठा सकते कि वो वकील हायर करें। तो ये आर्टिकल क्या कहते हैं? ये एक इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के लिए, और जिसपे अमल भी किया गया। ये आर्टिकल कहते हैं कि फ्री लीगल एड,
मिलनी चाहिए सभी को। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि बराबर का समान अधिकार मिले, समान न्याय मिले सभी को, और जो उनको लीगल एड है जो फ्री मिलनी चाहिए, जिसको जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, एक एक्ट पास किया और लोक अदालत बनाई गई हैं। अब लोक अदालत में यही होता है, वहां पे जो केसेस का निपटारा है वो बिना वकील के किया जा सकता है और होता है वो। उसके बाद आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये बेस है हमारा, जो गांधी जी के आइडियाज थे, इसलिए हम इसको गांधी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और वो कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं जो गांधी प्रिंसिपल कहलाते हैं। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये कहता है कि जो हमारे गांव में, वहां पे पंचायत की स्थापना होनी चाहिए सभी गांव में, ताकि जो गांव का प्रशासन है, गांव को एक अच्छे ढंग से चलाया जा सके, वहां पे एक प्रशासनिक व्यवस्था की जा सके। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी अमल किया, यहां तक कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1992 में 2 अमेंडमेंट पास करके गई थी, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, जो एक म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है और एक पंचायत से। और 2 शेड्यूल भी ऐड किए गए थे, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 11 और शेड्यूल 2। और उससे क्या हुआ, उससे अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका पंचायत को कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस म्यूनिसिपल काउंसिलर्स आएंगे, और इसी तरह गांव में पंचायत आएंगी, उनके प्रेसिडेंट्स चुने जाएंगे। इसी तरह शहरों में मेयर्स आएंगे, काउंसिल्स होंगी, और उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेगा। उसके बाद आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है, इंस्ट्रक्शंस देता है गवर्नमेंट को। ये कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। कि यह आर्टिकल कहता है गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो कर सकती है लोगों को काम दिलाए, उनको अधिकार दे कि वो अपना रोजगार कमाने के लिए कुछ काम कर सकें, एजुकेशन के लिए उनके लिए प्रोविजन करें, और पब्लिक असिस्टेंस कुछ केसेस में। और गवर्नमेंट ने ये किया है, इसमें भी गवर्नमेंट ने काफी काम किए हैं। राइट टू वर्क में आपने अगर सुना होगा, एक राइट टू वर्क की तरह एक एक्ट बनाया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और वो था बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, वो जिसको हम नरेगा बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि उसके अंदर जो गांव के लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, हर घर से एक बंदे को, एक व्यक्ति को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर उसको रोजगार नहीं दिया जाता है तो गवर्नमेंट 100 दिन का जो उसकी वेजेस बनती हैं वो उसको दी जाएंगी, चाहे उसको काम मिले या ना मिले। तो गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है। आर्टिकल 42 ये किस चीज के लिए, ये कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो यहाँ भी जो गवर्नमेंट है उसको इंस्ट्रक्शन मिली है कि वो ऐसे लॉ बनाए कि जो हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं फैक्ट्री की, उनमें वो अच्छी होनी चाहिए, उनके अनुकूल होनी चाहिए जो हमारे वर्कर्स हैं, कि ऐसा ना हो कि उनकी वर्किंग कंडीशंस खराब हो और वो काम ही ना कर पाए। उसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ की भी प्रोविजन होनी चाहिए, कि अगर मेल्स के लिए है तो इस फीमेल्स के लिए स्पेशल प्रोविजन का भी प्रावधान होना चाहिए। और इस पे भी गवर्नमेंट ने अमल किया और गवर्नमेंट ने मैटरनिटी रिलीफ एक्ट पास किए हुए हैं कि मैटरनिटी लीव भी मिलती है फीमेल्स को। उसके बाद जो आर्टिकल 43 है, ये कहता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। अब ये बेसिकली क्या बात करता है कि जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत डेवलप हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं। जो डेवलप हैं और जो वेल एजुकेटेड मैन हैं, तो वो क्या है, उनको अच्छी सैलरी, अच्छा पे पैकेज मिल जाता है। जो अनस्किल्ड लोग गांव में रहते हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको अपना जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करने में दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से कि लिविंग वेज, कि कम से कम इतना गवर्नमेंट करे अपनी तरफ से कोशिश कि लोगों को, जो अनस्किल्ड लोग भी हैं, कि जो उनको वेजेस मिले, एटलीस्ट इतने मिले कि उनका अपना गुजारा चल सके, वर्कर्स हों या अनस्किल्ड लेबर्स हों, कोई भी उनके लिए। उसके बाद 43A, जैसे कि मैंने बताया कि 43A जो आर्टिकल है, ये शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ये क्या बात करता है, ये कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए, अगर हो सकता है पॉसिबल, कि वो एक लॉ बनाए जिसमें ये मेंशन हो कि जो वर्कर्स हैं उनको भी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में
पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी मैनेजमेंट के साथ बैठाया जाए, उनकी तकलीफें पूछी और जो पॉलिसी बनाई जाए इंडस्ट्री की वो उनसे ओपिनियन लेके बनाई जाए। ये भी कुछ हद तक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। उसके बाद आर्टिकल 44, जो आर्टिकल 44 है ये बड़ा स्पेशल आर्टिकल है। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, और इसमें बहस है कि ये करना चाहिए ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने कोशिश की है बट ऐसा नहीं हो पाया। जैसे नाम से आपको लगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जो सिविल कोड है, जो लॉ होनी चाहिए, सिविल लॉज, हम रिलीजियस लॉ की नहीं बात करें, पर्सनल लॉ की नहीं बात करें, सिविल लॉ जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सभी के लिए बराबर होने चाहिए, सभी सिटीजन के लिए समान, एक समान लॉ, कि जो लॉ मुझ पे लगेगा वो लॉ दूसरे पे लगेगा, जो लॉ हिंदू पे लगेगा वो मुस्लिम पे भी लगेगा, वही सिख पे और वही ईसाई पे। पर होता क्या एक्चुअल में, जो हमारे पर्सनल लॉ हैं हम उनको बीच में ले आते हैं, कि जैसे राइट टू इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है, मैरिज के लॉज हैं, मुस्लिम मैरिजेस अलग तरह से होती हैं, हिंदू मैरिजेस उनमें अलग है, और क्रिश्चियन की अलग है, सिख की अलग है। इसी तरह उनमें जो डिवोर्स है वो भी अलग है, मुस्लिम्स में डिवोर्स इजी है, हिंदूज में थोड़ा सा अलग है। तो उससे क्या है, जो सक्सेशन राइट्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, और ऐसे केसेस सामने आए हैं। और ऐसा एक केस आया था जिसको हम कहते हैं शाहबानो केस। शाहबानो केस में क्या हुआ था कि एक लेडी थी जिसको तलाक दे दिया गया, सिर्फ ट्रिपल तलाक से, 3 बार तलाक करके तलाक दे दिया गया। अब उसने केस फाइल किया अपने मेंटेनेंस के लिए, कि शादी के बाद अब अगर वो अलग रहेगी तो कैसे उसको मेंटेनेंस चाहिए। अब हुआ क्या, कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया कि जो सेक्शन 125 है मुस्लिम मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि वुमेन का यह अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस राइट ले। बट बाद में क्या हुआ, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उनने एक जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट की, मुस्लिम वुमेन एक्ट, जिसमें राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स था, उसमें अमेंड करके और उस क्लॉज को निकाल दिया गया कि मुस्लिम जो वुमेन है वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अब यहां से कंडीशंस क्या होती हैं, अब यहां से एक तरफ अगर जो राइट्स हैं मुस्लिम्स के अलग हैं, हिंदूज के अलग हैं, अगर यूनिफॉर्मिटी हो तो सभी के लिए राइट्स बराबर होंगे, और जो प्रॉब्लम एक को आ रही है तो या दूसरे को नहीं आ रही तो वो सभी को या तो आएगी या नहीं। यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है बेसिकली। जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 45, ये क्या बात करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है प्रोविजन किस चीज की, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और इस पे गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए, सर्व शिक्षा अभियान और दूसरे इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए गवर्नमेंट ने, ताकि लिटरेसी फैलाई जा सके और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ाया जा सके। बट अब ये एक हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है, गवर्नमेंट ने इसको यहाँ से निकाल के एक जो हमारा राइट है पार्ट 3 है उसमें डाल दिया गया, जो हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, आर्टिकल 21A। अब ये फंडामेंटल राइट बन चुका है, जो कि कहता है कि ये अब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। अब ये कंपल्शन हो चुकी है उस चीज के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल 46, ये भी कुछ इसी तरह की बात करता है। ये बात करता है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रमोशन की, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये इस तरह के दूसरे जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। ये कहता है कि जो लोग हैं जो डिप्रेस क्लासेस थे, अब जिनको एक अलग शेड्यूल में डाल दिया गया, इसलिए इनको कहता है शेड्यूल कास्ट, वो कास्ट जो शेड्यूल में डाल दी जाए। एक जो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जो कास्ट है उनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। जो ट्राइब्स में डाल दी गई, स्पेशल ट्राइब जहाँ पे स्पेशल केयर की जरूरत है, इसलिए हम उनको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। ये और कोई वो नहीं है कि ये लोअर क्लास, ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट कहती है इनके लिए स्पेशल की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल प्रोविजन करे, इनकी एजुकेशन के लिए, इनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। और गवर्नमेंट वो करती है, रिजर्वेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए, और जॉब्स में और प्रमोशंस में रिजर्वेशन है, तो वो इसी को देखते हुए है। जो आर्टिकल 47 है ये हमारे थोड़ा हेल्थ से डील करता है। और क्या कहता है, ये
इंस्ट्रक्शन देता है गवर्नमेंट को कि उसको चाहिए कि वो लोगों की हेल्थ का ध्यान रखे और उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाए। तो इसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है और गवर्नमेंट इसी आर्टिकल के अंडर, आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट लिकर बैन होती है स्टेट्स में कि यहाँ पे लिकर नहीं यूज होगी। इंटॉक्सिकेंट्स क्या होगा, लोग उनके एडिक्शंस हो जाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने गुटखा बैन कर दिया, ये पान मसाला गुटखा, ये सारी ऐसी चीजें बैन कर दी। क्यों? ताकि उनको लग रहा है कि जो पॉपुलेशन है हमारे, जो अडल्ट हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, न्यूट्रिशन लेवल खराब हो रहा है। हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा, सारा कुछ खराब होगा। तो इस आर्टिकल की पावर का यूज करते हुए, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया और गवर्नमेंट लगाती भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कि गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या है। ये आर्टिकल इंस्ट्रक्शन करता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एग्रीकल्चर की और जो लाइफ स्टॉक है हमारा, कैटल्स हैं, उनकी प्रमोशन के लिए एफर्ट्स करे और गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट काउ स्लॉटर पे बैन लगा देती है। वो क्या है कि एनिमल की प्रोटेक्शन होगी। और गवर्नमेंट करती है एग्रीकल्चर की, गवर्नमेंट ने इरिगेशन के लिए कितने प्रोजेक्ट्स हैं, IRDP, ये सिर्फ इसीलिए ताकि डेजर्ट डेवलपमेंट, ताकि एग्रीकल्चर हो, लोगों का स्टैंडर्डाइज हो, तो इनको भी फॉलो किया जा रहा है। आर्टिकल 48A ये भी वो आर्टिकल है जो शुरू में तो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 42nd अमेंडमेंट से, जो 1976 में की गई। ये क्या कहता है, ये बात करता है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से। ये एक अलग तरह का एक इंस्ट्रक्शन है जो कि वर्ल्ड के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिर्फ इंडिया का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंशन करता है कि गवर्नमेंट को चाहिए वो ऐसे लॉ बनाए कि हमारे वाइल्ड लाइफ, हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट, इनकी प्रोटेक्शन हो सके। और गवर्नमेंट ने इस पे भी ध्यान दिया और इसको मद्देनजर रखते गवर्नमेंट ने 1972 में एक लॉ पास किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और वहां से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ध्यान दिया गया। शेर को बचाने के लिए, जो टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। एलिफेंट्स को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च किए गए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने फॉरेस्टेशन की तरफ भी ध्यान दिया। फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए जो हमारा फॉरेस्ट का जो टारगेट है 33% रखा है और उसके लिए भी एफर्ट्स कीजिए। गवर्नमेंट अफॉरेस्टेशन पे आ रही है, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 49 क्या कहता है, 49 इंस्ट्रक्शन देता गवर्नमेंट को कि जो हमारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उनको बचा के रखा जाए। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, जामा मस्जिद है, इतनी सारी चीजें हैं हमारी जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, सांची के स्तूप्स हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए भी एक्ट्स पास किए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनकी प्रोटेक्शन करता है। अगर उन जो मॉन्यूमेंट्स उसकी प्रोटेक्शन में है, उनकी केयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद आर्टिकल 50 ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन ये क्या कहती है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन, वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है, बेसिकली ये हिस्ट्री से रिलेटेड है थोड़ा, कि पहले क्या हुआ करता था, दोनों एक ही व्यक्ति के पास दोनों पावर्स हुआ करती, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता था और वही कलेक्टर भी हुआ करता, जुडिशियल की पावर भी और एग्जीक्यूटिव की पावर भी। तो वहां पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज आएंगी कि एक इंसान, एक ऑफिसर जो एक तरफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कलेक्टर वहां पे टैक्स कलेक्ट करवा रहा है, और कल को ग्रीवेंसेस होती है उसी के अगेंस्ट, और वो ही वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज है, तो अपने अगेंस्ट केसेस वो कैसे कर पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन करती है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होने चाहिए। और इंडिया का जो सिस्टम है वो ऐसा ही बनाया गया कि हमारी 3 पिलर्स है गवर्नमेंट के, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी, जो अलग अलग अपना काम करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जो लास्ट आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का,
वो आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? ये एक स्पेशल है, ये बात करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है गवर्नमेंट को कि वो ऐसे लॉ बनाए जिससे सिक्योरिटी हो इंडिया की और इंटरनेशनल पीस हो, कि पूरी दुनिया में पीस हो और अपना कंट्री और दूसरे कंट्री सिक्योर हो सके। तो ये क्या कहते हैं कि प्रमोशनल इंटर पीस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हम इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देंगे, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, कि हम अपने नेबर्स के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ बने हुए, जो कानून बने हुए, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई हैं, हम उनको फॉलो करें। तो ये इंस्ट्रक्शन है और जिसपे गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। उसके अलावा ये जो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि सेटलमेंट जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो आर्बिट्रेशन से हों। जैसे हमारा अगर पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स मैकमोहन लाइन पे पाकिस्तान का एलओसी पे चल रहा है जो हमारा, तो वो आर्बिट्रेशन से हो कि एक तीसरा मिडिल पार्टी होनी चाहिए जो आर्बिट्रेशन करे और उसको सेटल किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भली भांति अच्छी तरह से हम इनको फॉलो कर रहे हैं और इनके लिए इन चीजों को लागू करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अब ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 38। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये सोशलिस्ट आइडियाज हैं। दो तरह के आइडियाज हैं, सोशलिस्ट आइडिया और कम्युनिस्ट जो है, और दूसरे कैपिटलिस्ट। दोनों में फर्क इतना है, जो सोशलिस्ट वो चाहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का, सभी लोग बराबर हों, सभी के पास बराबर वेल्थ हो। तो उसी को देखते हुए ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशलिस्ट कौन कौन से? आर्टिकल 38 जो पहला है कि सोशल ऑर्डर ऐसे में लोगों की वेलफेयर हो सके। आर्टिकल 39 जो कहते हैं इनइक्वालिटीज मिनिमाइज हों। आर्टिकल 39D हो गया, वो भी यही था। आर्टिकल 39D जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। 39E 39 कैपिटल ए कि सभी को फ्री लीगल एड मिले, बराबर न्याय मिले। 42 की कंडीशन जो वर्किंग कंडीशंस वो अच्छी होनी चाहिए, फीमेल्स को भी रिलीफ मिलना चाहिए। उसके 43A सारे के सारे वर्कर से रिलेटेड हैं या सोसाइटी की इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। उसके अलावा जो हमारे तक गांधीन प्रिंसिपल वो है बेसिकली कि जहां पे जो गांधी जी के आइडियाज थे कि ऐसा होना चाहिए कंट्रीज में, ये चीजें अच्छी हैं, इनको फॉलो कीजिए। जैसे गांधी जी जो छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनको बढ़ावा देना चाहते थे, पंचायत थी, गांधी जी उनको बढ़ावा देना चाहते थे। तो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाली गई हैं, इनको हम गांधीन प्रिंसिपल का नाम देते हैं। आर्टिकल 40 उसमें आर्टिकल 46 जो हमने बात की थी SC और ST के इंटरेस्ट के लिए कि गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए। और गांधी जी का अगर देखें तो गांधी जी ने भी हरिजन की अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किए थे। 48 एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, और गांधी जी भी इस पे पूरा जोर दिया कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले और एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर एफर्ट्स करे और जो हमारे कैटल्स हैं, जो हमारे लाइफ स्टॉक हैं, और उनको बढ़ावा दिया जाए। आर्टिकल 43 की कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया गांधी चाहते हैं जो हमारी गांव की इंडस्ट्री है, जो घर में इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा मिले, जो छोटी इंडस्ट्री है। आर्टिकल 47 की इंटॉक्सिकेंट्स, शराब हो गया, बीड़ी हो गई, ये पान गुटके, ये जो चीजें गांधी जी चाहते हैं ये चीजें लोग त्याग दें, इनको छोड़ दें। तो आर्टिकल 47 उसी से है। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। जो वेस्ट से हमने कुछ आइडियाज हैं वहां के प्रिंसिपल है, लाइक आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 44 क्या कहता है कि सभी के लिए जो लॉ है वो बराबर होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 45 क्या कहता है कि फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी, कि हर बच्चे को जो 14 साल से कम एज का है, 14 साल की एज तक उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट किए जाएं। आर्टिकल 51 की अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा दिया जाए। ये तो वो थे जो हमने डिस्कस किए जो हमारे
पार्ट 4 के अंडर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बट कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट को जो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं है, वो किसी और पार्ट्स में किसी अलग आर्टिकल में मेंशन है, बट हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी है हम देखते हैं उनको। आर्टिकल 350A ये क्या कहता है, ये ड्यूटी बनाता है स्टेट की कि उसको चाहिए कि वो एफर्ट्स करे, वो लॉ पास करे, वो लॉ बनाए कि जो बच्चे हैं जो उनकी स्कूलिंग या जो उनकी स्कूलिंग हो, जो उनको एजुकेशन मिले, वो कोशिश की जाए कि उनको उनकी मदर टंग में मिल सके ताकि वो उसको अच्छे ढंग से ले पाए। ये एक इंस्ट्रक्शन है। और कौन से बच्चे, पर्टिकुलरली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले एरिया जहां की लैंग्वेज अलग है और वो माइनर ग्रुप में है। उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 351। 351 में कुछ इसी तरह की बात करता है, जैसे कि हमारा जो कंट्री है इसकी जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, वो हिंदी है और गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पे मेजॉरिटी स्टेट्स में हिंदी ही बोली जाती है, जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये जो स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें गुजरात हो गया, तो कुछ ये स्टेट्स हैं जो हिंदी हार्टलैंड कहलाते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदी ही लोग बोलते हैं। पर जो साउथ इंडिया है, कर्नाटक, कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है, केरला में मलयालम चलती है और तमिलनाडु में तमिल चलती है। अब इससे क्या होता है, इससे एक नुकसान होता है कि वो नुकसान ये हमारी इंटरनेशनल जो नेशनल पीस है, एक कोऑर्डिनेशन है, वो नहीं बन पाता है। कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो सिर्फ इंग्लिश ही है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अदरवाइज साउथ इंडियंस की लैंग्वेज अलग है, नॉर्थ इंडियंस की लैंग्वेज अलग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि एफर्ट्स किए जाएं ताकि हिंदी जो है अगर वो पूरे कंट्री की लैंग्वेज बना दी जाए ताकि उनके अंदर एक वी फीलिंग आ सके, पूरे कंट्री को ये लगे कि हम एक ही कंट्री के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग बोलते हैं, साउथ में अलग बोलते हैं और नॉर्थ में अलग बोलते हैं। अगर वो एक लैंग्वेज बोलेंगे, एक लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमें भाईचारा बढ़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए आर्टिकल ये गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देता कि प्रोविजन होनी चाहिए कि मीडियम एक्सप्रेशन सेम हो ताकि कंपोजिट कल्चर बनाया जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 335 है। ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी की बात करता है। ये कहता है कि जब हम बात करते हैं कि SC/STs के वेलफेयर की, तो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे लॉ बना सकते हैं कि उनकी वेलफेयर के लिए काम हो, उनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी एजुकेशनल, उनकी सोशल अपलिफ्टमेंट एंड उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। बट रिजर्वेशन हम देते हैं उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, उनकी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्या उससे, जैसे हमने बात की बैकलॉग की, कि बैकलॉग के थ्रू अगर कोई सीट्स खाली रह जाती हैं सारी और वो बैकलॉग कटा जाता है तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव से हम उनको फिल कर सकते हैं। तो क्या उससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो ये आर्टिकल कहते हैं कि इस चीज को ध्यान रखा जाए कि जब हम SC/STs के उनकी वेलफेयर की बात करें तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी का ध्यान रखते हुए उनके बेनिफिट्स दिए जाएं। तो ये 3 आर्टिकल हैं बेसिकली जो पार्ट 4 में ना होते हुए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके बाद जब हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक हमने कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब हमें क्या डिफरेंस नजर आता है दोनों के बीच में कि फंडामेंटल राइट्स वो भी इंडियन सिटीजन के लिए, हम ह्यूमन बीइंग के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, कि ये हमारे राइट्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह के राइट हैं, बट फर्क कहां से? फर्क सबसे पहला यही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी का, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसकी फाउंडेशन है, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो इंडिया में वो लाए हैं। कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि सोशली एंड इकोनॉमिकली इक्वल होना चाहिए, जो इनइक्वलिटी वो खत्म कर दी जाए। पर जो फंडामेंटल राइट्स वो किस चीज की बात हैं, हमें फ्रीडम देते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं, सारी तरह की फ्रीडम देते हैं। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं
वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशंस हैं, इसलिए एक तरह से गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव हैं। रीजन कि हम उनको एनफोर्स करा सकते हैं, कैसे एक्शन लेके अगेंस्ट द स्टेट, उसमें हम स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं तो वो स्टेट के लिए नेगेटिव हो गए। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। अब नॉन जस्टिसेबल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर स्टेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी है कि नहीं है, हम इनको एनफोर्स क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि स्टेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी उतनी नहीं है। अगर है तो गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो करे, और अगर नहीं है तो उसकी मर्जी है तो वो नहीं करे। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं। थैंक यू।